स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आंधी बारिश से नुकसान पर तेजस्वी का पत्र, लोन वसूली रोकने और मुआवजे देने की मांग। जब बिहार में आंधी बारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर के तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों से लोन की वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए और जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसान पहले से ही परेशान है, ऐसे समय में वसूली करना सही नहीं होगा। पत्र में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि कई जिलों में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि से खेती को नुकसान पहुंचा है, जहां ऐसे में सरकार को सर्वे करा करके प्रभावित किसानों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को आर्थिक मदद मिलने से ही वे फिर से खेती कर पाएंगे। तेजस्वी यादव ने सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग करते हुए कहा कि किसानों के हालात को देखते हुए राहत पैकेज घोषित किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के अब बिहार की राजनीति भी गर्म है। बिहार में बनेंगे 11 नए टाउनशिप, अवैध मांस बिक्री पर लगेगा पूरी तरह से प्रतिबंध। जी हां, बिहार सरकार ने बिहार के विकास को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 11 नए टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे शहरों का विस्तार होगा और फिर लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इन टाउनशिप में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और फिर अस्पताल जैसे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने अवैध मांस बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगाने का भी निर्देश दिया गया है, फैसला लिया है। बिना लाइसेंस चल रही दुकानों और अवैध मीट कटाई पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को साफ कहा गया है कि नियम के खिलाफ काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जहां सरकार का कहना है कि नए टाउनशिप बनने से रोजगार के मौके बढ़ेंगे और शहरों पर बढ़ता दबाव कम होगा। जहां वहीं पर अवैध मांस बिक्री पर रोक लगाने से साफ सफाई और फिर कानून व्यवस्था बेहतर करने में मदद मिलेगी। बिहार में बनेगी काला पानी जैसी हाई सिक्योरिटी जेल, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। जब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में कड़ी सुरक्षा वाली नई जेल बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में काला पानी जैसी हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी, जहां पर दहशतगर्दियों और फिर खतरनाक अपराधियों को रखा जाएगा। सरकार का मकसद है कि बड़े अपराधियों पर सख्त निगरानी रखी जाए और जेल से अपराध चलाने पर पूरी तरह से रोक लगे। सम्राट चौधरी ने बताया है कि इस हाई सिक्योरिटी जेल के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। इस जेल में आधुनिक सुरक्षा सिस्टम, हाईटेक निगरानी और फिर कड़ी सुरक्षा होगी ताकि कोई भी अपराधी बाहर से संपर्क ना कर सके। वहीं पर सरकार का कहना है कि राज्य में यानी कि बिहार में बढ़ते संगठित अपराध और फिर दहशत से जुड़े मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। नई जेल बनने के बाद दुर्दांत अपराधियों को अलग रख करके कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, सीएम नीतीश कुमार ने बताया बड़ा प्लान। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए ताकि लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की भी योजना की भी तैयारी की। इसके साथ ही युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना भी तैयार की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि आने वाले समय में बिहार में उद्योग, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम किया जाएगा। जब सरकार का दावा है कि लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार या फिर रोजगार से जुड़ा अवसर देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नई योजनाएं और फिर परियोजना शुरू की जा रही है। वहीं पर नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और फिर स्वास्थ्य जरूरी होगा। वहीं पर नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, इसलिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार विकास के काम को आगे जारी रखेगी और युवाओं को आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जाएगा। पप्पू यादव की पहल, छात्र छात्राओं को मिलेगा मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने छात्र छात्राओं के लिए बड़ी पहल की है। उन्होंने घोषणा की है कि जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा ताकि पढ़ाई के दौरान उन्हें खाना बनाने में परेशानी न हो। इस फैसले के बाद इलाकों के छात्रों में खुशी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार ये सुविधा खासतौर पर उन छात्रों को दी जाएगी जो किराए पर रह करके पढ़ाई करते हैं और आर्थिक परेशानी का सामना करते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि कई छात्र गैस सिलेंडर महंगा होने की वजह से ठीक से खाना नहीं बना पाते
पाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा सबसे जरूरी है, किसी भी छात्र की पढ़ाई पैसे की कमी से नहीं रुकनी चाहिए। इसी सोच के साथ ये पहल शुरू की गई है। लोगों ने इस कदम की सराहना की है और कहा है कि इससे गरीब और फिर जरूरतमंद छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में मौसम लेगा यू टर्न, आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए आंधी बारिश और फिर वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। अचानक मौसम खराब होने की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार और फिर मध्य बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और फिर कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने खासतौर पर किसानों और फिर खुले में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ के नीचे खड़े ना हों और खुले मैदान से दूर रहें। ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और मौसम की ताज़ा जानकारी पर ध्यान दें। अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदलता रहेगा, इसीलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। निशांत कुमार के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, बोले नहीं चलेगा सम्राट मॉडल। जी हां, निशांत कुमार के बयान के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि 2005 के पहले और आज के हालात की तुलना करने से पहले सही आंकड़े देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल बयान देने से विकास नहीं होता, जमीन पर काम दिखना भी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था और रोजगार की स्थिति को लेकर के सरकार सवालों के घेरे में है। उन्होंने सम्राट मॉडल पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब पुराने दावे से दूर नहीं बल्कि असली काम से फैसला करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को मजबूत करने के लिए नई सोच और फिर सही नीति की जरूरत है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत और फिर गर्मा गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष विकास के दावे कर रहा है तो वहीं पर विपक्ष आंकड़ों के जरिए सरकार को घेरने में लगा हुआ है। आने वाले चुनाव को देखते हुए दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। बिहार में मसूर की सरकारी खरीद शुरू, किसानों को मिलेगा एमएसपी का फायदा। जब बिहार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मसूर की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है। अब किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर मसूर की खरीद की जाएगी, जिससे उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिल सकेगा। इस फैसले से राज्य के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार खरीद की प्रक्रिया तय केंद्रों पर की जाएगी और फिर किसानों को पंजीकरण के बाद ही फसल बेचने की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी हो और फिर किसानों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंटर परीक्षा में हो गए हैं फेल या फिर अपने रिजल्ट से नहीं हुए संतुष्ट तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर, आप कंपार्टमेंटल 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिससे आप एग्जाम दे सकते हैं। इस तारीख से आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 के बाद स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जो छात्र अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि जो छात्र एक या फिर दो विषय में फेल हुए हैं उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका मिलेगा। यह जानकारी के अनुसार स्क्रूटनी के लिए आवेदन 25 मार्च 2026 से शुरू होकर के 2 अप्रैल 2026 तक भरे जाएंगे। जी हाँ, वहीं पर छात्र ऑनलाइन आवेदन करके अपनी कॉपी की दोबारा जांच करवा सकते हैं। इसके लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भरना होगा। वहीं पर कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन अप्रैल में शुरू होंगे और फिर परीक्षा मई 2026 में भी होने की संभावना है। इस परीक्षा के जरिए छात्र बिना साल खराब किए पास होने का एक और मौका मिल जाएगा छात्रों को। बोर्ड ने छात्रों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी है ताकि बाद में परेशानी ना हो। क्राइम को लेकर के तेजस्वी यादव का हमला, बोले बिहार में नहीं चलेगा कोई मॉडल। जी हाँ, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा अपराध बिहार में हो रहा है और सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केवल दावे करने से हालात नहीं बदलती, जमीन पर सुरक्षा दिखनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने मॉडल की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कोई भी मॉडल थोपने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपराध, लूट और फिर हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार सिर्फ बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और फिर समय आने पर जवाब देगी। इस बयान के बाद बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा कर रही है तो वहीं पर दूसरी ओर विपक्ष लगातार आंकड़ों के जरिए सरकार को घेरने में लगा हुआ है।
नीतीश कुमार फिर बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ललन सिंह बोले, नीतीश ही है पार्टी। दरअसल बात है कि जेडीयू में एक बार फिर से नीतीश कुमार की ताजपोशी हो गई है। उन्हें दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर ललन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ही पार्टी है और पार्टी ही नीतीश कुमार है, यानी कि जेडीयू की पहचान उनके नेतृत्व से ही है। पार्टी की बैठक में सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष चुना गया। नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पार्टी मजबूत हुई है और आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ाया जाएगा। इस फैसले को लेकर के पार्टी के अंदर एकजुटता दिखाने की कोशिश भी मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले चुनाव और फिर बदलते सियासी माहौल को देखते हुए जेडीयू ने फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। अब उनकी नई पारी के बाद बिहार की राजनीति में आगे क्या बदलाव होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह कैसे बने नीतीश के करीबी, मोकामा के छोटे सरकार की पूरी कहानी। दरअसल बिहार की राजनीति में अनंत सिंह को मोकामा के छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। आप भी जानते होंगे मोकामा के छोटे सरकार को, अनंत सिंह को। उनकी पहचान एक दबंग नेता के रूप में रही है, लेकिन समय के साथ उन्होंने राजनीति में मजबूत पकड़ बना ली। बताया जाता है कि अनंत सिंह की नीतीश कुमार से नजदीकी उस समय बढ़ी जब उन्होंने चुनाव में जेडीयू का साथ दिया और पार्टी को मजबूत करने में भूमिका निभाई। जब मोकामा क्षेत्र में उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है, जब कई चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, जैसे उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ गई है। इसी वजह से उन्हें पार्टी के लिए अहम नेता माने जाने लगा है। कहा जाता है कि इलाके में उनके प्रभाव के कारण ही उन्हें छोटे सरकार कहा जाने लगा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार अनंत सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन जरूरत के समय दोनों साथ दिखाई दिए। यही वजह है कि लंबे समय से वे बिहार की राजनीति में एक मजबूत और चर्चित नाम बने हुए हैं। बेटे की राजनीति में एंट्री से पहले अनंत सिंह की शर्त, बोले नाम नहीं काम से बने पहचान। जब मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। खबर है कि उन्होंने अपने बेटे की राजनीति में एंट्री से पहले साफ शर्त रख दी है कि पहचान नाम से नहीं बल्कि काम से बननी चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राजनीति में आने वाला व्यक्ति जनता के बीच काम करे, तभी उसे आगे बढ़ने का हक है। जब बताया जाता है कि अनंत सिंह नहीं चाहते हैं कि सिर्फ परिवार के नाम के सहारे राजनीति की जाए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पहले लोगों के बीच जाकर के काम करो, क्षेत्र को समझो और जनता का भरोसा जीतो, जब उसके बाद ही चुनाव की बात होगी। जब राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये बयान आने वाले समय में मोकामा की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। अगर अनंत सिंह का परिवार सक्रिय होता है तो फिर इलाके की राजनीति सियासत में फिर से हलचल बढ़ सकती है। सामुदायिक भवन में चल रहा था शराब का अड्डा, छापेमारी में भारी मात्रा में बियर बरामद। जहां बिहार में मुजफ्फरपुर में शराबबंदी के बीच बड़ा खुलासा हुआ है। सामुदायिक भवन को शराब रखने के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। बताइए, उत्पाद विभाग के छापेमारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में बियर बरामद की गई है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हरकत मच गया है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना मिलने के बाद टीम ने छापा मारा। जहां तलाशी के दौरान भवन के अंदर बड़ी संख्या में बियर की बोतलें मिली, जिन्हें अवैध रूप से छिपा करके रखा गया था। पुलिस का कहना है कि इस जगह से लंबे समय से शराब का कारोबार चल रहा था। छापेमारी के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि शराबबंदी कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे अवैध धंधे को किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 60,000 करोड़ की पीएम सेतु योजना, बिहार के 153 ITI बनेंगे ट्रेनिंग हब। दरअसल बात है कि बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु योजना के तहत बिहार की 153 ITI संस्थानों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना का मकसद युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देकर के रोजगार के लिए तैयार करना है। जानकारी के अनुसार इस योजना की शुरुआत पटना समेत 5 शहरों से की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे सभी जिलों की ITI को आधुनिक मशीन, नई लैब और फिर इंडस्ट्री से जुड़े कोर्स से जोड़ा जाएगा। सरकार चाहती है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद युवाओं को सीधे नौकरी या फिर स्वरोजगार का मौका मिल सके। जय नीट के लिए फ्री कोचिंग, 5 अप्रैल तक करें आवेदन, स्कॉलरशिप भी मिलेगी। दरअसल बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार बोर्ड की ओर से जेईई और फिर नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को फ्री कोचिंग दी जा रही है। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को बिना फीस के पढ़ाई कराई जाएगी और साथ में स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, ताकि आर्थिक परेशानी के कारण कोई भी छात्र पीछे ना रह जाए। जानकारी के अनुसार इस कोचिंग के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 5 अप्रैल तय की गई है। इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन के बाद छात्रों को अनुभवी शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा और फिर उन्हें प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार विशेष तैयारी कराई जाएगी। बोर्ड का कहना है कि इस योजना का मकसद
गरीब और फिर मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाना है। जब सरकार चाहती है कि बिहार से ज़्यादा छात्र जेईई और फिर नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में सफल हो और राज्य का नाम रोशन करे। क्या सम्राट चौधरी को मिला नीतीश का संकेत? कंधे पर हाथ रख करके बढ़ाई सियासी चर्चा। दरअसल बात यह कि बिहार की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। लोग इसे राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में नेतृत्व को लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत और मंच पर दिखी नजदीकी को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार बता रहे हैं तो फिर कुछ इसे भविष्य की राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। खास करके बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर के चल रही चर्चा के बीच ये तस्वीर और ज्यादा अहम मानी जा रही है। जहाँ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार के हर इशारे को गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि पहले भी कई बार उनके छोटे छोटे संकेत बड़े फैसलों के में बदल चुके हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस एक तस्वीर ने बिहार की सियासत को फिर से गर्म करके रख दिया है। मनरेगा कार्यों की होगी जांच, तालाब, सड़क और शौचालय निर्माण का सोशल ऑडिट। दरअसल बात है कि बिहार में मनरेगा के तहत कराए गए कामों की जांच कराने का फैसला लिया गया है। जब सरकार ने तालाब, सड़क और फिर शौचालय निर्माण जैसे कार्यों का सोशल ऑडिट कराने के लिए 9 करोड़ 47 लाख रुपए को मंजूरी दे दिया है। इस ऑडिट का मकसद ये पता लगाना है कि योजनाओं में पैसा सही तरीके से खर्च हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अधिकारियों के अनुसार कई जिलों में मनरेगा के काम को लेकर के शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सरकार ने जांच कराने का फैसला किया है। सोशल ऑडिट के दौरान काम की गुणवत्ता, खर्च का हिसाब और फिर लाभार्थियों की स्थिति की जांच की जाएगी। जहां पर गड़बड़ी मिलेगी वहां पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट तैयार होगी और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी ताकि सरकारी पैसों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। कूड़े के पहाड़ हटाने का मास्टर प्लान तैयार। दरअसल बिहार सरकार ने शहरों के बाहर हो रहे बेतरतीब निर्माण को रोकने और फिर कूड़े के ढेर की समस्या खत्म करने के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जहां इस योजना के तहत शहरों के आसपास बिना अनुमति के बनने वाले मकानों और फिर कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि अब निर्माण काम तय नियम के अनुसार ही होगा। नई योजना में कचरा प्रबंधन पर भी खास ध्यान दिया गया है। जहाँ शहरों में जगह जगह जमा कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी और आधुनिक तरीके से कचरा निपटान किया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग को कई नए निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार मास्टर प्लान लागू करने के बाद शहरों का विस्तार व्यवस्थित तरीके से होगा और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। जब सरकार का दावा है कि इस फैसले से साफ सफाई सुधरेगी, अवैध निर्माण रुकेगा और फिर शहरों को प्लानिंग के साथ विकसित किया जा सकेगा। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, बड़े अधिकारी के घर से फ्लैट दुकानों के कागजात मिले। दरअसल बिहार में एक बड़े सरकारी अधिकारी की संपत्ति को लेकर के चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच के दौरान पता चला है कि अधिकारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जिसमें पत्नी के नाम पर महंगे फ्लैट और फिर पटना के सगुना मोड़ पर कई दुकानें शामिल है। छापेमारी में मिले दस्तावेज देख करके जाँच करने वाले अधिकारी भी हैरान रह गए। जहाँ आपको बता दें कि एक डीडीसी का ये मामला सामने आया है। हम जिस पदाधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं ये शिवहर के डीडीसी ब्रजेश कुमार है। जहाँ शिवहर जिला के डीडीसी ब्रजेश कुमार ने अकुत काली संपत्ति जमा कराई है। जगह जगह पर जमीन, फ्लैट, निवेश, सोना चांदी के गहने और ढेर सारे कैश जमा कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान घर और फिर अन्य ठिकानों से जमीन, फ्लैट और फिर निवेश से जुड़े कई कागजात भी मिले हैं। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बनाई गई और क्या ये आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अगर गड़बड़ी साबित होती है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खुलासे के बाद विभाग में हरकत मच गया है और फिर अब कई और मामलों की जाँच भी होने की संभावना बताई जा रही है। मानसिक बीमारी के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब। दरअसल बिहार में मानसिक बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
अदालत ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सुविधाओं की स्थिति पर साफ जानकारी दी जाए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई के दिन बड़े अधिकारियों को वर्चुअल तरीके से पेश होना होगा। अदालत जानना चाहती है कि राज्य में मानसिक रोगियों के इलाज, अस्पताल की व्यवस्था और फिर डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं पर कोर्ट की सख्ती के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है। अब अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि सुनवाई के बाद सरकार को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए फैसले लेने पड़ सकते हैं। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जल्द करेगी जारी, इन वेबसाइट पर देखें मार्कशीट। दरअसल बात है कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी करने के बाद अब मैट्रिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी होने वाला है। बोर्ड की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और टॉपर्स के वेरिफिकेशन का काम भी अंतिम चरण में बताया जा रहा है। रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना मार्कशीट देख सकेंगे। जानकारी के अनुसार छात्र अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in और result.biharboardonline.com पर देख पाएंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और फिर रोल कोड की ज़रूरत होगी। जब वहीं पर इसलिए छात्रों को पहले से ही अपना एडमिट कार्ड तैयार रखने की सलाह दी गई है। जब बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है, इसलिए धैर्य के साथ रिजल्ट चेक करें। इस बार भी लाखों छात्रों को अपने नतीजे का इंतज़ार है और रिजल्ट जारी होते ही उनकी प्रतीक्षा खत्म हो जाएगी। सिलेंडर की कमी से काम ठप, मजदूरों का प्लान शुरू। जब बिहार में गैस सिलेंडर की कमी का असर अब काम धंधे पर भी पड़ने लगा है। कई जगहों पर होटल, ढाबा और फिर छोटे कारोबार चलाने वाले लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ जगहों पर प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौटने लगे हैं। जानकारी के अनुसार सिलेंडर की सप्लाई कम होने से खाना बनाने और फिर छोटे उद्योग चलाने में परेशानी हो रही है। होटल, मिठाई दुकान और फिर अन्य कारोबार गैस पर निर्भर है, इसलिए गैस नहीं मिलने से काम बंद करना पड़ रहा है। इससे मजदूरों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द सप्लाई ठीक नहीं हुई तो फिर हालात और खराब हो सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही गैस की उपलब्धता ठीक कर ली जाएगी। नीतीश के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी का हमला, बोले बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मजबूरी में राज्यसभा जा रहे हैं और भाजपा धीरे धीरे जेडीयू को कमजोर करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार की राजनीति में अंदर ही अंदर बड़ा खेल चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा की रणनीति है कि पहले सहयोगी दल को कमजोर किया जाए और फिर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के साथ भी वही हो रहा है और आने वाले समय में इसका असर साफ दिखेगा। इस बयान के बाद बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है। सत्ता पक्ष जहां पर इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है, वहीं पर विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में इन मुद्दे पर और ज़्यादा बयानबाजी होने के संकेत मिल रहे हैं। गरीबों के लिए राहत बनी मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, ऐसे उठाएं फायदा। दरअसल बात है कि बिहार में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा बड़ी राहत बन रही है। इस सेवा के जरिए मजदूरों के घर से अस्पताल और फिर अस्पताल से घर तक बिना किसी शुल्क के पहुंचाया जा रहा है। खास करके ग्रामीण इलाकों में इन सुविधा से लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही है। जानकारी के अनुसार सरकार की इस सेवा का लाभ लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होता है, जिसके बाद एम्बुलेंस सीधे मरीज के घर भेज दी जाती है। ये सुविधा गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और फिर गंभीर मरीजों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। जब स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस योजना का मकसद है कि पैसों की कमी के कारण किसी भी मरीज का इलाज ना रुके। सरकार लगातार इस सेवा को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि हर जरूरतमंद तक समय पर एम्बुलेंस पहुंच सके। राहुल गांधी पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का बड़ा हमला, बोले अपरिपक्व और बहिष्कृत नेता। दरअसल बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व और फिर बहिष्कृत नेता बताते हुए कहा कि उनके बयान देश की राजनीति को कमजोर करने वाला होता है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिना तथ्यों के आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब सब समझ चुकी है और सिर्फ बयानबाजी से राजनीति नहीं चलती। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार राहुल गांधी
को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही लगातार विवाद और फिर मतभेद सामने आते रहते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, जहां कांग्रेस और फिर भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज होने के संकेत मिल रहे हैं और आने वाले समय में इस मुद्दे पर और बयानबाजी सामने आ सकते हैं। 25 मार्च तक काम पर नहीं लौटे सीओ तो होगा बड़ा एक्शन, विजय सिन्हा का बड़ा संदेश। दरअसल बात है कि बिहार में हड़ताल पर चल रहे अंचल अधिकारियों को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि 25 मार्च तक जो सीओ काम पर नहीं लौटेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब सरकार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जनता के काम में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकारी के अनुसार कई जिलों में अंचल अधिकारी हड़ताल पर हैं, जिससे जमीन दखल खारिज और फिर रास्तों से जुड़े कई जरूरी काम रुके हुए हैं। आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने तैयारी कर ली है कि जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाया जाएगा। विजय सिन्हा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि तय समय तक सभी लोग अपने पद पर वापस लौटे, नहीं तो फिर नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक काम बंद नहीं रहने दिया जाएगा और जनता के हित में जो जरूरी होगा वही फैसला लिया जाएगा। सुबह उठते ही मुंह सूखना और बदबू आना शरीर में छिपी हो सकती है बड़ी समस्या। जी हाँ, अभी हम बात करेंगे सेहत की। तो सेहत के बारे में बात करते हैं कि अगर अगर सुबह उठते ही मुंह का सूखा महसूस होता है और सांस से बदबू आती है तो फिर इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। डॉक्टरों के अनुसार ये शरीर में किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। जी हाँ, कई बार लोग इसे सामान्य बात समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बार बार ऐसा होना किसी बीमारी की ओर इशारा कर सकता है। जानकारों का कहना है कि मुँह सूखने की समस्या नींद के दौरान मुँह से सांस लेने, पानी की कमी, दांतों की सफाई ठीक से न होने या फिर किसी दवा के असर से भी हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़, साइनस, मुंह के इन्फेक्शन या फिर पाचन से जुड़ी परेशानी भी होने से भी बदबू और सूखापन महसूस हो सकता है। अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो फिर डॉक्टर से जांच जरूर कराना। वहीं पर विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रोज़ सही तरीके से ब्रश करें, ज़्यादा पानी पिएं और रात में सोने से पहले मुंह साफ रखें। ज़्यादा मीठा खाने से और फिर तंबाकू चीज़ें जैसी चीज़ें से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर सुबह सुबह बदबू और फिर सूखापन लगातार हो रहा है तो फिर इसे सामान्य ना समझें, क्योंकि शरीर कई बार इसी तरह अंदर की बीमारी का संकेत देता है। तेज प्रताप यादव की मदद को याद कर भावुक हुए राजपाल यादव, बोले मुश्किल समय में दिया था साथ। दरअसल आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को लेकर के अभिनेता यानी कि एक्टर, बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव का बयान चर्चा में आ गया है। उन्होंने बताया है कि एक समय ऐसा था जब उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तब तेज प्रताप यादव ने उनकी मदद की थी। राजपाल यादव ने कहा है कि उस मुश्किल समय में मिली सहायता को वे आज भी नहीं भूले हैं। राजपाल यादव ने कहा है कि जीवन में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं। उन्होंने तेज प्रताप यादव की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए सहयोग किया था, इसलिए वे हमेशा उनके आभारी रहेंगे। जब उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा काफ़ी हो रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले से ही अच्छे संबंध रहे हैं और इसी वजह से मुश्किल समय में मदद मिली थी। राजपाल यादव ने कहा है कि इंसान को कभी भी किए गए अच्छे काम को नहीं भूलना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीति और फिर फिल्म जगत दोनों जगह ये खबर चर्चा का विषय बन गई है। 18 लाख महिलाओं के 10-10 हज़ार रुपये अटके, महिला रोजगार योजना में आई बड़ी रुकावट। जी हाँ, बिहार की महिला रोजगार योजना को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। बताया जाता है कि करीब 18 लाख महिलाओं को मिलने वाले 10-10 हज़ार रुपये की राशि फिलहाल अटक गई है। योजना के तहत ये पैसा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और फिर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन प्रक्रिया में आई गड़बड़ी के कारण भुगतान रुक गया है। जानकारी के अनुसार योजना में आवेदन और फिर सत्यापन से जुड़ी तकनीकी समस्या सामने आई है, जहाँ कई महिलाओं के दस्तावेज पूरे नहीं हो पाए, जबकि कुछ मामलों में डेटा अपडेट नहीं होने के कारण राशि जारी नहीं हो सकी। अधिकारियों का कहना है कि जांच चल रही है और फिर सभी रिकॉर्ड को दोबारा मिलाया जा रहा है। वहीं पर सरकार की ओर से कहा गया है कि जिन महिलाओं का पैसा रुका है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह समस्या दूर होने के बाद सभी योग्य लाभार्थियों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें ताकि महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके। एक खबर किशनगंज के जेल से सामने आई है कि किशनगंज के जेल में अब नए आवास बनाए जाएंगे और 89 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा।
जी हां, बिहार सरकार ने जेल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बिहार के 21 जेलों में नए आवासीय भवन बनाए जाएंगे, जिसमें किशनगंज भी शामिल है। करीब 89 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य जेल कर्मियों को बेहतर सुविधा देना है, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था दोनों मजबूत हो सके। तो आपको बता दूं कि बिहार में जेल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की 21 जेलों में कुल 44 नए आवासीय भवन बनाए जाएंगे। इस पूरी परियोजना पर करीब 88 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सभी भवन बी टाइप यानी कि ग्राउंड प्लस 3 मंजिला होंगे और हर एक भवन की लागत लगभग 2 करोड़ 2 लाख रुपए तय की गई है। इस योजना में किशनगंज जिला भी शामिल है, जहां पर 2 नए आवासीय भवन बनाए जाएंगे। इससे यहां तैनात जेल कर्मियों को बेहतर रहने की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि बिहार कारा हस्तक 2012 के नियमों के अनुसार मुख्य कक्षपाल और फिर उसके ऊपर के कर्मियों को जेल परिसर में ही किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना तैयार की गई है, क्योंकि वर्तमान में राज्य में 5034 कक्षपाल के पद स्वीकृत हैं और सभी के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है। इस योजना के तहत 10% कक्षपालकों को पारिवारिक आवास और फिर बाकी को एकल आवास की सुविधा दी जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि ये निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 और फिर आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इससे पहले भी सरकार ने करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से कई जेलों, जिनमें किशनगंज भी शामिल है, उनमें थाना भवन और फिर आधारभूत संरचना के निर्माण को मंजूरी दी थी। अब जेलों में नए आवास बनने से न सिर्फ कर्मियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी और मजबूत होगी। कुल मिलाकर के इस योजना से किशनगंज समेत पूरे बिहार की जेल व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री, हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी बीच एआईएमआईएम ने भी बड़ा दांव चल दिया है, जब पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वह इस बार हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं पर इस ऐलान के साथ ही बिहार की राजनीति पर भी निशाना साधा गया है, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो गया है। तो आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के एआईएमआईएम ने ये बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इस बात की जानकारी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने कटिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी बंगाल में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के जरिए अपनी पकड़ को और मजबूत करेगी। प्रवक्ता ने बिहार की राजनीति का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा, वहां पर पार्टी को जनता का समर्थन, अच्छा समर्थन मिला। इसके बावजूद भी गठबंधन नहीं होने से स्थिति जटिल हो गई थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बाद में राज्यसभा चुनाव के दौरान सहयोग की बात सामने आई है, लेकिन उस समय कुछ नेताओं के रवैये के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। आदिल हसन आजाद ने यह भी साफ कहा है कि एआईएमआईएम हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान खुद जनता से जुड़े मामलों में सक्रिय रहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे बंगाल चुनाव को लेकर के गठबंधन को मजबूत करें और जमीनी स्तर पर काम करें, ताकि पार्टी की नीतियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर का ये गठबंधन पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया समीकरण बना सकता है। अब देखना होगा कि ये गठबंधन चुनाव में कितना असर डालता है और बंगाल की सियासत में क्या नया मोड़ लेकर के आता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में विकास की नई सौगात, हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है रफ्तार। 133 करोड़ से 73 योजनाओं का शिलान्यास और 102 करोड़ से 49 योजनाओं का उद्घाटन। ठाकुरगंज बाईपास और किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन सड़क से बेहतर कनेक्टिविटी, रमजान नदी का सौंदर्यीकरण, कनकई नदी और महानंदा नदी पर पुल निर्माण, 2 नए पावर सब स्टेशन से मजबूत होगी बिजली व्यवस्था, नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय से प्रशासनिक सुविधा में सुधार, सड़क, पुल, बिजली और फिर प्रशासन, हर क्षेत्र में विकास से बदलता बिहार, आगे बढ़ता बिहार। सड़क, पुल, बिजली और प्रशासन, हर क्षेत्र में विकास से बदलता किशनगंज, आगे बढ़ता बिहार। ये जो भी बातें हैं, ये सभी बातें
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ट्विटर में पोस्ट किया है। कल बात है कि किशनगंज जिले में विकास कार्यों को लेकर के बिहार सरकार ने बड़े दावे किए हैं। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए बताया है कि किशनगंज जिले में करोड़ों रुपए की योजनाओं पर काम शुरू किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 133 करोड़ रुपए की लागत से 73 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जबकि 102 करोड़ रुपए की लागत से 49 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। जहां सड़क और फिर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ठाकुरगंज बाईपास और किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इससे आवागमन आसान होगा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही रमजान नदी के सौंदर्यीकरण की योजना भी शामिल है, जिससे शहर की खूबसूरती बढ़ेगी। वहीं पर कनकई और फिर महानंदा नदी पर पुल निर्माण से लोगों को आने जाने में काफी राहत मिलेगी। वहीं पर बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और कटौती की समस्या कम होगी। जब प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भी बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को सरकारी कर्मियों के लिए दूर दूर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं पर सरकार का कहना है कि इन योजनाओं की पूरा होने के बाद किशनगंज में विकास की रफ्तार और तेज होगी और जिले की रफ्तार तस्वीर भी बदल जाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी कई योजनाओं का ऐलान हुआ है, लेकिन कई काम अधूरे रह गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये नई घोषणाएं कितनी तेजी से धरातल पर उतरती है और लोगों को इसका असली फायदा कब तक मिल पाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बिहार में अब होंगे 60 लोकसभा सांसद? 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 20 लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली है। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि अभी पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 60 लोकसभा सीटें करने की योजना पर काम चल रहा है। जी हाँ, 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में केंद्र सरकार अगले लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में जुटा है। वर्तमान में देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और खबर है कि इसे बढ़ा करके 816 करने की दिशा में तैयारी चल रही है। तो आपको बता दूं कि ये प्रस्ताव जनसंख्या के मौजूदा अनुपात को बनाए रखते हुए परिसीमन आयोग के जरिए लागू किया जाएगा, जिसमें कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ऐसे में सवाल है कि सीटों की संख्या बढ़ती है तो फिर बिहार में कितने सांसद हो जाएंगे, ये सवाल है। अभी बिहार में 40 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। ऐसे में परिसीमन होने पर राज्य में सीटों की संख्या 40 से बढ़कर के 60 तक पहुंच सकती है, यानी कि 20 सीटों की वृद्धि मुमकिन है। ये वृद्धि 2011 के जनगणना के आधार पर की जाएगी, जिससे दोनों राज्यों की बढ़ती जनसंख्या को संसद में बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। वहीं पर लोकसभा चुनाव की बात करें तो फिर देश में जब 1951 में पहला चुनाव हुआ था, तब बिहार में 44 निर्वाचित क्षेत्र थे। दूसरी ओर ये भी समझने वाली बात है कि 1951 के चुनाव में एक ही क्षेत्र में 2 सीटें होती थी। ऐसे में यहाँ से 2 सांसदों का चुनाव होता था, जब बिहार में 1951 के लोकसभा चुनाव में 31 सीटों पर 1 और फिर 11 सीटों पर 2 सांसद चुने गए थे। वहीं पर 1973 के परिसीमन के बाद बिहार में 10 सीटें बढ़ी, 44 से ये 54 हो गई। वहीं पर उस वक्त बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। इन 54 सीटों में बगहा, बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज, छपरा, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, रोसड़ा, समस्तीपुर, बार, बलिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, राजमहल, दुमका, गोड्डा, बांका, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, नालंदा, पटना, आरा, बक्सर, सासाराम, विक्रमगंज, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, गया, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूमि, खूंटी, लोहारडंगा और पलामू शामिल है। यानी कि जब झारखंड और बिहार साथ में था तो ये सभी जिले थे, जो कि 54 लोकसभा सीट था उस समय।